तो आज के जो हमारा टॉपिक है ना, ये है आपका इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, तो उनमें से कुछ प्रोटोकॉल आपका लेयर 7 में काम करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल जो होते हैं वो आपका लेयर 7 पे या फिर एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ प्रोटोकॉल, जैसे दो ही प्रोटोकॉल होते हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करते हैं, जिसको आप टीसीपी एंड यूडीपी बोलते हो। और कुछ आपके पास राउटेड और राउटिंग दोनों तरह का प्रोटोकॉल होते हैं, जो कि आपका इंटरनेट लेयर या फिर नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। और कुछ आपके पास प्रोटोकॉल्स लेयर 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि आपका डेटा लिंक लेयर में काम करते हैं। तो ये 4 लेयर जो आपके पास होते हैं, इन्हीं लेयर पे ही आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल को देखने को मिलेगा, और किसी लेयर पे आपका प्रोटोकॉल्स काम नहीं करते हैं। तो आज हम जानेंगे थोड़ा बहुत, बस ये किसी प्रोटोकॉल के कैसे काम करने का तरीका है वो उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि हर एक प्रोटोकॉल के लिए आपका 1-2 क्लासेस चलते हैं, तो उनके बारे में हम नहीं जानेंगे। फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेंगे हर एक प्रोटोकॉल के ऊपर, ताकि आगे जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर काम करेंगे, किसी भी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करेंगे, या फिर एनकैप्सुलेशन या फिर डिकैप्सुलेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे, हेडर्स के बारे में भी जब हम आगे पढ़ेंगे, तो हमें थोड़ा पता चले कि किस तरह का चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, या फिर एप्लीकेशन लेयर के कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर हम जो है बेसिकली हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, मतलब आपको पता है जो प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर्स पे काम करते हैं वो डायरेक्ट जो एक्चुअल एप्लीकेशन आपके पास होते हैं, जो कि आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप जिसे बोलते हो, आपके पीसी पे या फिर लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे आपके पास कुछ एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं, तो वो एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट उन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को आप कॉल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किसी वेबसाइट खोलना है, किसी वेब पेज को ओपन करना है, तो मेरे को HTTP या फिर HTTPS प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे को मेल करना है या फिर मेल रिसीव करना है या सेंड करना, कुछ भी मेल से रिलेटेड मेरे को कुछ करना है, तो फिर हमारे पास बहुत सारे, जैसे SMTP आपके पास होता है, POP3 आपके पास होता है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके पास होते हैं मेल के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ जैसे किसी डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए किसी डिवाइस को, तो मेरे पास SSH टेलनेट इस तरह का प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हम बस उन्हीं तरह से कुछ प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा बहुत बस इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेब सर्विसेज के लिए हम लोग क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं। किसी ने शायद ज्वाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वेब सर्विसेज के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोटोकॉल्स है। तो वेब सर्विसेज के लिए हमारे पास 2 ही प्रोटोकॉल है। पहले वाला प्रोटोकॉल हमारे पास है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, थोड़ा देख लेना आप। तो ये जो HTTP होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसको यूज करके आप क्या करते हो, आप जो वेबसाइट वगैरह है ना, किसी वेब पेज पे आप क्या करते हो, एक्सेस करते हो। मतलब ये क्या होता है, जो एक वेब पेज में आपको बहुत सारे चीज़ मिलता है, जैसे इमेजेस होते हैं, आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपके एक वेब पेज में आपको देखने को मिलेगा। तो सारे चीज़ को आपके पास ये क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास भेज देता है, ठीक है। आप जब भी HTTP के जरिए कोई भी वेब पेज को खोलने की रिक्वेस्ट करते हो, तो क्या होता है, आपका ये HTTP प्रोटोकॉल आपका काम में आता है। और ये प्रोटोकॉल का काम यही होता है, किसी सर्वर पे किसी वेब पेज के बारे में जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उस सर्वर में पड़ा है वो आप तक वो पहुंचा दे हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटोकॉल, जिसका नाम है आपका HTTP। और हर एक प्रोटोकॉल के लिए, एप्लीकेशन लेयर में जो भी प्रोटोकॉल आपके काम करते हैं ना, हर एक प्रोटोकॉल के लिए आपका एक प्रोटोकॉल नंबर होता है। मतलब आपके समझने के लिए आपके पास प्रोटोकॉल्स है, मतलब आपके एप्लीकेशन भी आपको प्रोटोकॉल के नाम जो होता है उससे समझ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इस प्रोटोकॉल को HTTP के नाम से समझ सकते हो। लेकिन आपके जब पैकेट एनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन परफॉर्म होता है ना, उस केस में आपका क्या होता है, आपके जो दूसरे लेयर में प्रोटोकॉल, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एप्लीकेशन लेयर से अगर कोई डेटा आपका जनरेट हो रहा है, तो एनकैप्सुलेशन आपका परफॉर्म होता है सेंड होने से पहले, कहाँ तक, आपका बीट्स में कन्वर्ट होने तक। मतलब लेयर 7 से लेकर लेयर 1 तक हर एक लेयर में एक एक काम होता है। तो आपका जब लेयर 7 से आप HTTP से रिलेटेड कोई भी डेटा जनरेट करते हो, तो वो डेटा आपका क्या होता है, आपका लेयर 4 में आपका TCP या फिर UDP कुछ भी यूज होता है, तो मैं बताऊंगा ये क्या यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो होता है ना IP आपके पास होता है नेटवर्क लेयर में। तो आपके पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, तो उसमें आपको वो कैसे पहचानेगा कि आप यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल के लिए आप डेटा जनरेट करते हो। तो उसके लिए क्या होता है, आपका एक प्रोटोकॉल नंबर होता है, पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। हालांकि प्रोटोकॉल नंबर और पोर्ट नंबर 2 चीज़ होता है। जब हम हेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम क्लियरली मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर क्या है,
उसमें डिफरेंस क्या है। हालांकि हर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के लिए एक प्रोटोकॉल नंबर होता है। अभी के लिए आप समझो, जैसे आपके पास था ना आईपी के नोटेशन के बारे में आपको बता रहा था कि आईपी के डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट एक होता है, जो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट आपके समझने के लिए होता है, दूसरे एक होता था आपके पास बाइनरी फॉर्मेट जो मशीन के समझने के लिए। तो यहाँ पे भी आपके पास दो चीज़ होता है, हर एक एप्लीकेशन का हर एक प्रोटोकॉल का एक नाम होता है। वो नाम आपका क्या होता है कि आपके समझने के लिए, ठीक है, उसका एक नाम है, लेकिन उसके लिए भी एक पोर्ट नंबर आपका होता है जो कि आपका एनकैप्सुलेशन प्रोसेस में आपका काम आता है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में वो यूज में आता है। तो इसी तरह आपका HTTP का भी एक पोर्ट नंबर है, जो पोर्ट नंबर आपका है 80, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी किसी भी पैकेट के अंदर अगर आपको 80 दिखने को मिलता है, किसी भी ट्रांसपोर्ट लेयर के TCP या UDP के अंदर आपको 80 अगर देखने को मिलता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा है, ये मेरा मतलब HTTP प्रोटोकॉल का डेटा है या फिर वेब बेस्ड डेटा किसी ने जनरेट किया है। हालांकि आजकल के ज़माने में ये प्रोटोकॉल भी आपका इसलिए यूज होता है ताकि आप किसी डिवाइस का GUI एक्सेस ले सको। आपके पास एक डिवाइस को मैनेज करने के लिए दो चीज़ होता है, आप चाहो तो CLI एक्सेस ले सकते हो, चाहो तो आप GUI एक्सेस ले सकते हो। आपके पास जो नेटवर्किंग में डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे आपके पास राउटर्स हो गए, आपके पास स्विचेस हो गए, तो ये सारे स्विचेस और राउटर्स आपका दो चीज़ में भी काम करते हैं। आप चाहो तो इन्हें जो मतलब मैनेज करने के लिए आप इनका CLI एक्सेस ले सकते हो, जो कि कमांड लाइन में आपका हो जाएगा। आप चाहो तो GUI यूज करके भी इसे एक्सेस कर सकते हो। CLI के लिए आपके पास दो प्रोटोकॉल होते हैं, टेलनेट और SSH। GUI अगर आपको चाहिए तो उस केस में आप HTTP या फिर HTTPS को यूज करोगे। GUI एक्सेस क्या होता है आपको पता है ना, जो ग्राफिकल एक्सेस होता है। जैसे अभी यहाँ पे मेरे विंडोज़ पे ये जो एक्सेस मेरे आपको दिख रहा है, सारे कुछ एप्लीकेशन वगैरह मैं देख सकता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करते मेरा सारा चीज़ होता है। इस तरह का एक्सेस को आप क्या बोलते हो, GUI एक्सेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये आपका होता है जो HTTP प्रोटोकॉल आपका हो गया। और ये क्या करता है, इट यूज TCP इन ट्रांसपोर्ट लेयर, और मैं इसको लेयर 4 लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप भी थोड़ा फेमिलियर हो चुके हो कि कौन से लेयर को आप कितने नंबर पे जानते हो। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, जब भी आप एप्लीकेशन लेयर में आप क्या करते हो, कुछ भी डेटा जनरेट करते हो HTTP यूज करके, तो आगे जब एनकैप्सुलेशन परफॉर्म होता है तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जाके ये TCP को यूज कर लेता है, ठीक है। ये UDP यूज नहीं करता है, ये डायरेक्ट TCP यूज करता है। इसका भी कोई वजह है, क्योंकि आपको पता है आप कोई वेबसाइट अगर खोलने जा रहे हो कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए, तो उसमें क्या है कि अगर आपको ये UDP यूज करेगा ना, तो उस केस में आपका क्या होगा कि मान लो कोई डाटा आपका किसी वजह से डिलीवर नहीं हो पाया आप तक उस पेज का, तो आपका आधा हिस्सा जो पेज का कुछ हिस्सा जो है ना, वो तो मिस हो जाएगा ना, क्योंकि UDP आपका रिट्राइव नहीं करता है। तो इसलिए आपका TCP ये यूज करता है, ताकि कोई भी अगर पैकेट वगैरह या फिर वेब पेज का कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर मिस हो गया तो ये रिट्राइव कर पाए फिर से, ताकि आपको पूरा वेबसाइट जो है ना वो दिख पाए। तो ये आपका हो गया HTTP प्रोटोकॉल, और एक इसका है HTTPS करके, ठीक है। ये भी सेम प्रोटोकॉल है आपका वेब पेज वगैरह दिखाने के लिए, बट इसका पोर्ट नंबर जो होता है ये आपका 443 होता है, ठीक है। ये भी आपका सेम होता है, ठीक है। और आपका इसमें भी वही सेम चीज़ होता है, इट यूज TCP एट लेयर 4। तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बस इसमें डिफरेंस है, HTTP और HTTPS में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या करता है, आपका HTTP जो होता है ना, वो कुछ भी किसी भी तरह का डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट नहीं करता है। ये डायरेक्ट जो डेटा आपका जिस तरह पड़ा है ना उसी तरह का भेज देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ किसी HTTP करके कोई डेटा अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हालांकि HTTPS केस में भी आपको दिखेगा बहुत सारे डेटा जो होते हैं वो आपको खुला हुआ भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी HTTPS पेज है। तो इसमें भी बहुत सारे HTML यूज हुआ है, इसलिए आपको बहुत सारे डेटा देखने को मिल जाएंगे।
हालांकि इसमें आपको ज़्यादा चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कनेक्शन है ना, ये आपका एक तरह का सिक्योर है और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ वैलिड है, क्योंकि ये जो पेज है ये HTTPS को यूज़ करता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है HTTP के केस में आपका कोई डेटा जो होता है ना वो ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और वो डेटा भी आपका सिक्योर नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपका HTTPS क्या करता है ना, ये आपका हमेशा डेटा को एनक्रिप्ट फॉर्मेट में भेजता है। जब भी आप मान लो कोई भी डेटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो HTTPS यूज करके ना, तो वो डेटा आपका जब भी ट्रांसमिट होता है ना वो आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है। और ये एनक्रिप्शन कहाँ से आता है? ये आपका ऐसा होता है, दो प्रोटोकॉल आपके एक प्रोटोकॉल होता है TLS प्रोटोकॉल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये TLS प्रोटोकॉल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में ही काम करता है। हालांकि ये TCP बेस्ड प्रोटोकॉल एक है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके भेजने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये एक TLS बेस्ड प्रोटोकॉल है, सॉरी ये एक TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है जो कि आपका क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके भेजने के लिए यूज होता है। थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन थोड़ा अगर आप समझ लोगे तो सही है, नहीं तो आप छोड़ देना। ऐसा होता है कि आपके पास ये एक डिवाइस है और ये आपके पास एक सर्वर है, वेब सर्वर आपके पास था। आपने एक HTTPS वाला एक रिक्वेस्ट आपने भेजा, ठीक है, इस सर्वर के पास। हालांकि और डीप में मैं नहीं जाता हूँ कि क्या होता है प्रोसेस, आपका बाउंस हो जाएगा दिमाग से। तो अभी के लिए इसने एक HTTPS रिक्वेस्ट इसने भेजा कि मेरे को google.com www.google.com मेरे को ओपन करना है, या कोई भी वेब पेज के लिए इसने रिक्वेस्ट भेजा। तो ये सर्वर अभी क्या करेगा, उसे रिप्लाई करेगा। तो इस केस में आपका क्या होता है, ये डिवाइस जब भी रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता है ना, उससे पहले ये एक टनल बना लेता है। ठीक है, एक टनल मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आप पहले दे रहे थे ना, आपने देखा होगा उस दिन किसी ने पूछा था कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन व्हाट्सएप किसी ने पूछा था, शायद इसी का ही मैंने आंसर दिया था। तो आपका ऐसा होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो ना किसी को डायरेक्टली, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी देख सकता है। मतलब अगर मैं एक लेटर आपको देना चाहता हूँ तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर डायरेक्टली मैं उस लेटर को किसी के हाथ से मैं दे रहा हूँ ना, तो वो हो सकता है रास्ते में आपके लेटर को पढ़ सकता है, क्योंकि वो खोला है, एक पेपर ही मैंने उसे दिया है, उसके अंदर सब कुछ लिखा है, वो पढ़ सकता है। कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो भी वो देख सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, उस लेटर के ऊपर एक मैं खाम लगा देता हूँ या फिर एक कवर लगा देता हूँ और उसे सील कर देता हूँ और उसको दे देता हूँ, तभी वो अगर उसे पढ़ता भी है ना, तो उसे वो सील तोड़ना पड़ेगा या फिर उसे तोड़ना पड़ेगा उस पेपर वाले कवर को, फिर उसके बाद वो पढ़ पाएगा। फिर क्या होगा, दूसरे वाला जो बंदा है ना, जो रिसीव करेगा, उसे पता चल जाएगा। इसीलिए वो सिक्योरिटी के वजह से वो क्या करेगा, उस जो पेपर का कवर है ना, उसे बिल्कुल भी मत तोड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही होता है। आपका डेटा ट्रांसमिट होने से पहले क्या होता है, आपका एक टनल बन जाता है, सिक्योर टनल। ये टनल कैसे बनता है, TLS प्रोटोकॉल के जरिए, या फिर इस टनल को आप TLS टनल बोल सकते हो। एक बार ये टनल आपका सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया TCP के जरिए, फिर आपका डेटा इस टनल के अंदर से पास होता है। जो भी बाहर का यूजर अगर इस इन्फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ ये टनल का इन्फॉर्मेशन दिखेगा, टनल के अंदर वाला कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखता है। इसीलिए आपका HTTPS का डेटा जो होता है ना, बोल देते हैं कि ये डेटा आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे होता है, ये एक SSL यूज करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका फुल फॉर्म आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर, और इसका होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। मतलब आपको अगर मैं आपको अगर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, जैसे मेरे को सिस्को के बारे में पता है, तो अभी क्या है, अगर मैं बता देता हूँ मुझे सिस्को के बारे में पता है, सिस्को का डिवाइस क्या है पता है, कोई दूसरे भी आके बता देगा कि हाँ मुझे भी सिस्को के बारे में पता है, लेकिन आपके पास कोई ऑथोराइज गारंटी नहीं है कि किस बंदे को सिस्को के बारे में सच में पता है। कोई भी बोल सकता है ना, तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर SSL के जरिए हम जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, हर एक वेब पेज का या फिर हर एक वेबसाइट वगैरह जो भी सर्वर्स वगैरह होते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे कोई बंदे होते हैं ना जिनके पास CCNA सर्टिफिकेशन होता है, तो वो बोलते हैं कि हम मुझे सिस्को आता है, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेशन है तो उसे आता है, आपको पता है क्योंकि उसने सर्टिफिकेशन किया है, तो ये गारंटेड है कि उसको सिस्को आता है। तो इसी तरह का यहाँ पे भी हर एक वेब सर्वर वगैरह के लिए आपको एक क्या होता है ना, एक सर्टिफिकेशन वगैरह मिल जाता है। वो सर्टिफिकेशन आपको कौन देता है, कुछ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं उस सर्टिफिकेट को ऑथराइज करने के लिए। जैसे आपके पास होता है ना, आप कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई के लिए जाते हो, तो आपके पास जो सर्टिफिकेशन वगैरह होता है उसको आप क्या करते हो, अटेस्ट करते हो ना, किसी जो गेजेटेड आपका कुछ होते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, उनके पास आप चले जाते हो, वो स्टाम्प वगैरह लगा के सिग्नेचर लगा देते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर पाते हो। तो इसी तरह आपका जो सर्वर वगैरह है उसके इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद
वो क्या करते हैं, आपके वेब पेज के लिए या फिर आपके वेबसाइट के लिए एक सिग्नेचर लगाते हैं जिसे आप ऑथोराइज साइंड आप सर्टिफिकेट बोलते हो, और उस सर्टिफिकेट को लाके आपको क्या करना पड़ता है, आपके वेबसाइट के ऊपर यूज करना पड़ता है। ताकि क्या होता है आपका इस तरह का, जितने भी आपका HTTPS वाले होते हैं ना, SSL वाला यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिलता है। और सर्टिफिकेट के अंदर अगर आप चले जाते हो तो फिर सर्टिफिकेट के अंदर जाने के बाद किसने इशू किया है, यहाँ पे देखो google.com ने इशू किया है, क्योंकि इसका जो CA सर्वर गूगल का ही है और वो खुद को ऑथोराइज कर सकता है। तो इस तरह का है। अगर मैं अपने वेबसाइट के बारे में आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे भी मैंने किसी से लिया है, और जो ऑथोराइज करने के लिए किसी को मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद उसने क्या किया है कि मेरे जो सर्टिफिकेट वगैरह है ना, उसको उसने क्या किया है कि ऑथोराइज कर दिया है। और ये उसका इशूड टू, जो उसका नाम है ना, और इशूड बाय किसके जरिए हुआ है, क्लाउडफेयर के जरिए मैंने लिया है, तो ये क्लाउडफेयर दिखा रहा है। तो इस तरह का आपको होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि जिसके साथ आप HTTPS से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना एक्सेस लेने के लिए या फिर कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, वो सिक्योर है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो ये एक आपका एक प्रोटोकॉल है। हालांकि HTTP जैसा है, ये भी वैसे ही है, ये थोड़ा सा आपका सिक्योर है इस दोनों के वजह से। एक TLS तो यूज करता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे होता है ये SSL को यूज करता है ऑथराइज करने के लिए किसी भी एक्सेस को। आपको एक्सेस मिलने से पहले वो पहले ही आपको बता देता है कि ये चीज़ आपका ऑथराइज है कि नहीं है। ये आपके चले गए वेब एक्सेस के लिए या फिर GUI एक्सेस के लिए, ये दो प्रोटोकॉल आपके काम में आते हैं। अभी हम देखेंगे हमारे पास अगर रिमोट एक्सेस किसी डिवाइस का हम लेना चाहते हैं ना, या फिर मैनेज करने के लिए, तो हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। दो ही प्रोटोकॉल हमारे पास होते हैं। पहले तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है टेलनेट करके, इसका पोर्ट नंबर आपका होता है 23। ये एक टेलनेट एक आपका प्रोटोकॉल होता है। इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, डिवाइस रिमोटली, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि टेलनेट यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप किसी डिवाइस का CLI एक्सेस ले सकते हो। CLI एक्सेस ले सकते हो मतलब आपका क्या है कि जो कमांड लाइन इंटरफेस आपके पास होते हैं, वो एक्सेस लेने के लिए आप ये प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो। हालांकि ये प्रोटोकॉल को यूज करके आप कोई GUI जैसे आप क्लिक कर देते हो ना, यहाँ पे क्लिक करते हो वो ओपन हो जाए, इस तरह का कोई एक्सेस नहीं है। अगर आप टेलनेट से एक्सेस लेते हो तो आपको सारे कमांड ही चला के कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ लिखा कि आप तो CLI एक्सेस किसी डिवाइस के लिए ले सकते हो, लेकिन रिमोटली मतलब क्या है, आप दो तरह का एक्सेस ले सकते हो। एक आपका होता है लोकली और एक होता है रिमोटली। लोकली मतलब आप डायरेक्ट उस डिवाइस से कनेक्टेड हो और आप एक्सेस ले रहे हो। रिमोटली मतलब आपने कोई IP वगैरह कॉन्फ़िगर किया टेलनेट या SSH के जरिए, कहीं से भी बैठ के उस डिवाइस का आप एक्सेस ले रहे हो। आप डायरेक्टली कनेक्ट होकर भी ले सकते हो, इनडायरेक्टली कनेक्ट होकर भी ले सकते हो, ठीक है। इस तरह का लोकली आप सिर्फ कंसोल एक्सेस ले सकते हो किसी भी डिवाइस का, और रिमोटली आप टेलनेट या SSH यूज करके कोई भी CLI एक्सेस ले सकते हो। तो बेसिकली ये आपका एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आप मान सकते हो टेलनेट। ये पोर्ट नंबर क्या करता है 23 यूज करता है TCP। ये भी एक आपका TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ये सारे इंफॉर्मेशन जो होता है ना, ये प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है आपका प्लेन टेक्स्ट डेटा ट्रांसफर करता है। मतलब आप टेलनेट एक्सेस किसी डिवाइस का अगर ले रहे हो, उसके बाद आप जो पासवर्ड वगैरह भी टाइप करते हो ना, बीच में अगर कोई बंदा बैठ के उस पैकेट को आपका कैप्चर करे ना, तो उससे वो पासवर्ड वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट में आपका, जैसे आप लिखते हो ना, जो भी चीज़ आप टाइप कर रहे हो वो सारे चीज़ को उसी तरह भेजता है दूसरे डिवाइस के पास। इसलिए ये आपका थोड़ा सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। आप इसे यूज करके आप किसी डिवाइस का एक्सेस ले सकते हो, लेकिन ये उतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजता रहता है। इसीलिए ये भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करता है, TCP को यूज करता है। SSH का आपका पोर्ट नंबर होता है 22। ये भी आपका सेम काम करता है टेलनेट की तरह। ठीक है, ये भी आपका क्या करता है, TCP को यूज करता है।
ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि टेलनेट और एसएसएच कैसे काम करते हैं, क्या प्लेन टेक्स्ट क्या होता है और एसएसएच में आपका एनक्रिप्टेड कैसे होता है, क्लास खत्म होने के बाद आज हम उसका एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टेलनेट की तरह ही एक प्रोटोकॉल है जो कि दूसरे डिवाइस का CLI एक्सेस लेने के लिए आपका यूज होता है, और इसका पोर्ट नंबर जो होता है ये 23 होता है। ये भी TCP को यूज करता है लेयर 4 में, लेकिन ये क्या करता है आपका, जो भी इंफॉर्मेशन ये आगे भेजता है उसे एनक्रिप्ट करके भेज देता है। ठीक है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो भेज देता है डायरेक्ट, ताकि बीच में अगर कोई बंदा बैठ के उसे खोल ले ना, उसे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन इस तरह का एक फॉर्मेट में मिलेगा जिसे वो पढ़ के समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास होता है ना MD5 हाश वैल्यू वगैरह, आपने सुना है ना, जैसे कुछ एल्गोरिथम्स होता है आपका डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। एक होता है आपके पास MD5, एक SHA-256 वगैरह होता है, जो कि आप यूज करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, एनक्रिप्ट वगैरह कर सकते हो, ताकि जो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आप जो चीज़ लिख रहे हो ना, आप डिवाइस उसी चीज़ को समझ सकता है, लेकिन आप जब देखोगे ना, वो इन्फॉर्मेशन कुछ अलग से आपको दिखाएगा, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपको दिखाएगा, ताकि आपको समझ में ना आए। तो ये आपका दो प्रोटोकॉल हो गए डिवाइस के एक्सेस लेने के लिए। अब हम देखेंगे कि मेल के लिए हम क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सबसे पहले ये मेल प्रोटोकॉल के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर आपने क्लास लिया होगा जेटकिंग से। तो एक प्रोटोकॉल हमारे पास आता है SMTP। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, इनका फुल फॉर्म, टेलनेट का फुल फॉर्म मैं भी भूल गया, मेरे को याद नहीं। आपका कुछ होता है ना, शायद टेली टाइप नेटवर्क। आप थोड़ा इसको वेरीफाई कर लेना क्लास के बाद इंटरनेट से। और ये आपका होता है सिक्योर सेल, और ये तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और ये आपका HTTPS, वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, लास्ट में आप सिक्योर बस लगा लेना। ठीक है। और इसका आपका फुल फॉर्म होता है शायद सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या किया जाता है, आपके मेल में ना, आप जब भी मेल एक्सेस करते हो तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं मेल रिसीव करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स आपके पास होते हैं मेल सेंड करने के लिए होते हैं। ये प्रोटोकॉल आपका मेल सेंड के लिए यूज होता है। ठीक है, जब भी आप मेल सेंड करते हो ये प्रोटोकॉल आपका यूज में आता है। दूसरी चीज़, इसका पोर्ट नंबर आपके पास होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 25। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका एक TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है। हाँ, ये आपका दो फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। दूसरे वाला एनक्रिप्टेड शायद इसका 465 इसका है या किसी दूसरे का, एक बार आप ये पोर्ट नंबर वगैरह ना थोड़ा कंफर्म कर लेना। ये दो फॉर्मेट में आपका अवेलेबल है, एक आपका जनरल सा होता है और एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अगर जनरल आप नॉर्मल के लिए, नॉर्मल SMTP के बारे में अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे पोर्ट नंबर आपका 25 आ जाता है, और सिक्योर के लिए, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के लिए आपके पास पोर्ट नंबर जो होता है ना वो 465 होता है। आप जब मेल कॉन्फ़िगर के लिए जाते हो ना, आउटलुक वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो ये सारे चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आप सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर वगैरह भी हो तो आपको देखना पड़ता है कि आपका जो SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ है वो मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो कॉन्फ़िगर हुआ है या नॉर्मल फॉर्मेट में हुआ है, आपको देखना पड़ता है। उसी हिसाब से आपको ये पोर्ट नंबर यूज करना पड़ता है आपके आउटलुक के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपका एक TCP बेस्ड प्रोटोकॉल, जो कि आपका क्या करता है, TCP बेस्ड मतलब आपका लेयर 4 में ये भी आपका TCP यूज करता है, और इसका काम है मेल को बस सेंड करना, मेल रिसीव करने के साथ इसका कोई मतलब नहीं है। और आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, ये मेल को रिसीव करने के लिए यूज होता है। इसके पोर्ट नंबर आपका होता है 110। ये भी आपका TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है,
तो आपका एसएनटीपी क्या होता है, वो यूज होता है आपका मेल सेंड करने के लिए, और पॉप जो होता है ना, ये आपका मेल को रिसीव करने के लिए यूज होता है। इसी तरह और एक भी आपके पास प्रोटोकॉल होता है जो कि मेल रिसीव करने के लिए यूज होता है, जिसे आप बोलते हो आईमैप। हालांकि पॉप और आईमैप के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच थोड़ा आप देख लेना, उसके बारे में मेरे को एक्चुअली याद नहीं, आप थोड़ा उसके बारे में देख लेना, क्योंकि शायद आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। मैंने भी पढ़ा था बहुत दिन पहले, तो मैं भी थोड़ा दिमाग से चला गया है। इसमें शायद इस तरह का कुछ होता है कि क्या था, चलो भाई मेरे दिमाग से भी वो जा चुका है। ये भी आपका मेल रिसीव के लिए यूज होता है। और इसका पोर्ट नंबर आपका होता है 143। और आपको जब भी आप आउटलुक वगैरह में कॉन्फ़िगर कर लिए जाते हो ना, तो मेल रिसीव के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल आईमैप यूज कर रहे हो या पॉप यूज कर रहे हो, वो आपको देखना पड़ता है। जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो भी आपका आउटलुक मेल सर्वर के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो आपको बता देता है कि वो किसके साथ कॉन्फ़िगर किया है, ताकि उसी के साथ आपको क्या करना पड़ता है, डेटा को रिसीव करना पड़ता है। ये भी आपका वही टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। ये सारे टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल इसलिए होते हैं क्योंकि आपका अगर मान लो किसी वजह से एक मेल आपका रिसीव मिस हो गया, ऐसा नहीं कि वो मेल आपका पूरा जो रिसीविंग है ना वो ज़रूरी नहीं है, आपका ज़रूरी होता है मेल में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसलिए आपका गलती से अगर कोई डेटा आपका मेल में रिसीव होने से मतलब चूक गया, तो उस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मीन्स उस जगह पे आपको वो मेल को फिर से रिट्राइव करना पड़ेगा, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को फिर से रिट्राइव करना पड़ सकता है। इसीलिए ये सारे प्रोटोकॉल आपका जो है ना, ये टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं। और एक हमारे पास प्रोटोकॉल होता है एक डीएचसीपी करके, और बाकी जितने भी प्रोटोकॉल है ना नॉर्मल सा, एक आपके पास प्रोटोकॉल होता है डीएचसीपी करके। हालांकि डीएचसीपी के बारे में हम आगे जानेंगे, इसके लिए एक क्लास आपका चलेगा। ठीक है, ये आपका प्रोटोकॉल होता है। मैंने आपको बताया था ना, जब भी आप किसी भी चीज़ को डायनामिकली या फिर ऑटोमेटिकली करने के लिए आप कोशिश करोगे ना, तो उस केस में आपके पास दो चीज़ें होता है, सॉरी आपके पास एक प्रोटोकॉल मतलब यूज में आता है। तो ये भी आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि अगर आप किसी डिवाइस में अगर आईपी एड्रेस मैनुअली असाइन करना नहीं चाहते हो और ऑटोमेटिकली करना चाहते हो काम को थोड़ा ईजी करने के लिए, तो उस केस में आप ये प्रोटोकॉल का हेल्प ले सकते हो। ये डायनामिकली क्या कर सकता है, आपके डिवाइस में आईपी असाइन, आईपी मैंने सिर्फ लिखा, ठीक है, आप अभी के लिए आईपी समझो। आईपी आपका डीएनएस इन्फॉर्मेशन हो गया, डोमेन नेम वगैरह हो गया, सारे इन्फॉर्मेशन जितना होता है ना रिलेटेड टू आईपी, वो सारे इन्फॉर्मेशन को आपकी डिवाइस को असाइन करा सकता है। रिलेटेड टू नेटवर्क जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको डिवाइस को चाहिए, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस को बाय डिफॉल्ट क्या कर सकता है, डायनामिकली आपके डिवाइस को असाइन कर सकता है। ये आपका यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसका पोर्ट नंबर, दो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर यहाँ पे होता है, एक आपका होता है 67 फॉर सर्वर और 68 फॉर क्लाइंट, ठीक है। तो इसमें दो पोर्ट नंबर इसीलिए होता है क्योंकि आपका डीएचसीपी में क्या होता है, एक डीएचसीपी सर्वर होता है और बहुत सारे आपके पास क्लाइंट होते हैं जिनको आईपी चाहिए। सर्वर आईपी देता है और जो क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं, आईपी को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वर कभी भी अगर कोई मैसेज भेज रहा है ना, तो उसका मतलब वो क्या करता है, सॉरी सर्वर के पास अगर कोई क्लाइंट कोई मैसेज अगर भेज रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, 67 पोर्ट नंबर पे भेजता है, क्योंकि आपका सर्वर जो होता है वो 67 पोर्ट नंबर के यूज करता है डेटा रिसीव करने के लिए। और आपका जो भी क्लाइंट होते हैं उनके पास अगर सर्वर किसी वजह से अगर कोई मैसेज भेजना चाहता है डीएचसीपी से रिलेटेड, तो वो क्या करता है, 68 पोर्ट नंबर पे भेजता है, ठीक है, क्योंकि आपके सारे क्लाइंट जो है ना वो एनेबल होते हैं 68 पोर्ट नंबर के साथ। तो ये बेसिकली आपका एक प्रोटोकॉल है जो कि आपका डायनामिकली जो आईपी एड्रेस या फिर ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए यूज होता है। हालांकि ये कैसे काम करता है, क्या करता है, इसके मैसेजेस क्या होते हैं, वो डीएचसीपी का एक क्लास हमारा लगेगा, उस क्लास में आपको पूरे क्लियर आपको पता चलेगा।
ठीक है। और टेलनेट एसएसएच के लिए भी आपका प्रैक्टिकल है, लैब वगैरह है, इसके लिए भी आपका क्लास चलेंगे। हालांकि एसएमटीपी, पॉप, आईमैप जो मैंने आपको बताया, इनके लिए कोई क्लास आपका नहीं चलेगा। और एक आपके पास होता है डीएनएस। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल आपका होता है ना, ये प्रोटोकॉल आपका क्या किया जाता है कि आपके आईपी को एक फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम या फिर एक फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को एक आईपी में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज होता है। मतलब अगर आप जनरली जा रहे हो, आप किसी आपके जो इंटरनेट में आपके जो नेटवर्किंग में ना जो भी कम्युनिकेशन आपका होता है, वो कम्युनिकेशन आपका आईपी एड्रेस के जरिए ही होता है। मतलब अगर आप एक नेटवर्क डिवाइस हो और मैं एक नेटवर्क डिवाइस हूँ ना, और मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहूँगा, तो मुझे आपका आईपी एड्रेस चाहिए, तभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। अगर नहीं है आपका आईपी एड्रेस मेरे पास, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस सबका याद रखना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे सर्वर्स, हम बहुत सारे, अभी फेसबुक को हम एक्सेस कर रहे हैं, गूगल एक्सेस कर रहे हैं, गूगल का बहुत सारा सर्विसेज जो है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हर एक के लिए एक अलग सा सर्वर है। तो हम लाखों वेबसाइट वगैरह हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, या फिर लाखों एप्लीकेशन हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो लाखों आईपी एड्रेस तो हमें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस केस में आपका डीएनएस क्या करता है, आप ऐसा डीएनएस को यूज करके आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी भी आईपी एड्रेस का एक नाम दे सकते हो, जिसे आप बोलते हो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसे कोई बोलता है एफक्यूडीएन। ठीक है, ये होता है आपका फुली हालांकि अगर आप सर्वर वगैरह के इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो आपको एफक्यूडीएन के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये बेसिकली एफक्यूडीएन आप किसे बोलते हो, आपके पास जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ www.google.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ना, ये आपका सब डोमेन हो गया। ठीक है, और ये जो पार्ट हो गया ये आपका डोमेन का नाम हो गया, और ये पार्ट आपका क्या हो गया, ये आपका डोमेन का एक्सटेंशन हो गया। तो ये तीन चीज़ों, अगर किसी डोमेन में ये तीन चीज़ आपको देखने को मिलता है, तो इससे आप क्या बोलते हो, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, आपके फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम में आपके पास तीन पार्ट होते हैं, एक आपके पास सब डोमेन होता है, एक डोमेन का नाम होता है, और एक डोमेन का एक्सटेंशन होता है। तो ये डीएनएस बेसिकली क्या करता है, आप एक डीएनएस सर्वर होता है जिसका काम है www.google.com के एक रजिस्टर करना पड़ता है। ये क्या करता है, उसके लिए आपका सर्वर का आईपी एड्रेस जो है, मान लो मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 था, इस आईपी एड्रेस को इसके साथ ये क्या करता है, अटैच करके रखता है, या फिर एक एंट्री बना के रखता है, जिसमें क्या है कि बाहर से अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट इसके लिए, कोई डीएनएस रिक्वेस्ट इसके लिए आ रहा है, तो ये क्या करता है, आपके डीएनएस सर्वर जो होते हैं ना, उसके लिए ये आईपी एड्रेस ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली आपका डीएनएस का यही काम होता है कि जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, या फिर और एक भी आप रिवर्स काम कर सकते हो, एक आईपी एड्रेस को फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे आपका एक प्रोटोकॉल होता है ना, आर्क प्रोटोकॉल, एआरपी, वो क्या करता है, आपका मैक एड्रेस को, आपका आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। एक रिवर्स वाला भी होता है जो क्या करता है, आपका मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है। तो ये डीएनएस आपका ऐसा ही है। आपके पास बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं आपको एक्सेस करने के लिए, तो उनके लिए, हर एक सर्वर्स के लिए या फिर हर एक किसी भी सर्विसेज के लिए आप क्या करते हो, एक डीएनएस एंट्री बनाते हो, एक डोमेन नेम आपको खरीदना पड़ता है, उस डोमेन नेम को फिर क्या करना पड़ता है, एक एंट्री देना पड़ता है कि आपके सर्वर का आईपी क्या है, उसके साथ आपका जो डीएनएस सर्वर है उसके लिए एक एंट्री रखता है। बेसिकली आप जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कोशिश करते हो, तो आपका पीसी ये है, आप ये वाला जो है ना नेम, जो है आपका डोमेन नेम है, उस नेम को आप एक्सेस करते हो। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, आप इस नेम को एक्सेस करते हो, मतलब इसमें इस सर्वर में जो भी डेटा पड़ा है आप HTTP के थ्रू उसे एक्सेस करने के लिए, मतलब कोई वेब पेज आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले आपका डिवाइस क्या करता है, एक डीएनएस क्वेरी जनरेट करता है। ठीक है, जिसे आप बोलते हो डीएनएस क्वेरी। इस क्वेरी में वो क्या करता है कि ये ऐसा पूछता है इन्फॉर्मेशन कि हु इज दिस www.google.com। किसको ये रिक्वेस्ट डीएनएस क्वेरी करता है, आपके पास जो भी डीएनएस सर्वर पड़ा है उसके पास हो सकता है। आपके पास, आप क्या करते हो जनरली जब भी आप कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो ग्लोबल डीएनएस सर्वर एक गूगल का होता है, वो भी आप दे देते हो 8.8.8.8। या फिर आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मिलेगा, उनके एक लोकली डीएनएस सर्वर मिलेगा, उनके पास एक लोकली डीएनएस सर्वर पड़ा होगा, आप
जितने भी आपके पास पीसी वगैरह है ना, उसमें आप क्या करोगे, उस लोकल डीएनएस सर्वर का आईपी को एज ए डीएनएस सर्वर आईपी आप कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब 8.8.8.8 को आप यूज कर लेते हो, क्योंकि ये ग्लोबली गूगल का जो है ना डीएनएस सर्वर है। आप इसके पास भी कोई रिक्वेस्ट अगर भेज देते हो तो वो रिप्लाई कर देता है, क्योंकि उसके पास सारे वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो ये आपका डीएनएस सर्वर, आप ग्लोबली जो गूगल का 8.8 हो जो भी हो, इसके पास अब आ जाता है। ये क्या करता है, इस डीएनएस क्वेरी का सबसे पहले एक रिप्लाई कर देता है। इस रिप्लाई में ये क्या भेजता है कि दिस www.google.com इज द आईपी एड्रेस 192.168.1.1। अभी आपके पास ये इंफॉर्मेशन चला आता है। अभी एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया कि www.google.com का आईपी ये है 192.168.1.1, फिर आप क्या करते हो, एक HTTP गेट रिक्वेस्ट आप भेज देते हो। अब हालांकि गेट रिक्वेस्ट छोड़ दो, ये एक मैसेज होता है HTTP का, किसी भी डिवाइस आप रिक्वेस्ट करने के लिए। आप किसको भेजते हो, आप 192.168.1.1, ना कि आप डायरेक्ट google.com को भेजते हो। google.com जब आपने एंट्री किया तो उसके लिए बस एक DNS क्वेरी जाता है, उसके बाद आपको एक बार आईपी मिल गया ना, तो आपका पूरा कम्युनिकेशन विल बी हैपन टू दिस आईपी एड्रेस ओनली, नॉट विथ दिस DNS नेम। ओके, तो आपका ऐसा ही होता है जब भी आप DNS से कुछ भी आप रिक्वेस्ट करते हो, कुछ भी क्वेरी करते हो, तो आपका इस तरह का काम करते हैं। DNS आपका एक प्रोटोकॉल है, बेसिकली इसका काम यही है, आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम से आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना या फिर आईपी एड्रेस से डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, यही इसका काम होता है। और इसका पोर्ट नंबर आपका होता है, सर इसका प्रोटोकॉल क्या है, पोर्ट नंबर? पोर्ट नंबर इसका होता है आपका 53। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर होता है 53। इट यूज बोथ TCP एंड UDP। ये आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल है, आपके बहुत सारे आपको भी प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे जो आपका क्या करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल है जो आपका TCP UDP बहुत यूज करते हैं, तो ये भी आपका TCP UDP बहुत को यूज करता है। हालांकि मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए कि TCP कहाँ पे और UDP कहाँ पे यूज होता है। अगर आपको सर्वर के बेस पे थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा है कि आपने ये जो था ना, आपके पास ये सर्वर एक पड़ा, सॉरी आपके पास ये आपका पीसी हो गया, और ये आपका कंपनी का एक लोकल आपके पास DNS सर्वर था। ठीक है, अभी क्या हुआ है, ये जो लोकल DNS सर्वर जिसने कॉन्फ़िगर किया है ना, उसमें और एक चीज़ होता है DNS फॉरवर्डिंग करके एक आता है। मतलब क्या है DNS फॉरवर्डिंग, मतलब क्या होता है कि अगर कोई मेरे पास किसी DNS क्वेरी को लेके आ रहा है और मेरे पास उस DNS के लिए कोई एंट्री नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस DNS क्वेरी को फॉरवर्ड कर दूंगा किसी दूसरे सर्वर के पास। हो सकता है कि मेरा ग्लोबल, इस सिनेरियो में मैं ले रहा हूँ 8.8.8.8 ग्लोबल के पास। ये क्या है, ये जो लोकल DNS सर्वर मेरे पास था, ये सर्वर हमारा लोकली अपने कंपनी के अंदर था, और मेरे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, इसमें कॉन्फ़िगर किया एक DNS फॉरवर्डिंग, किसके लिए, 8.8.8.8 के लिए। मतलब मेरे लोकल DNS में अगर किसी फुली क्वालिफाइड डोमेन के लिए एंट्री नहीं है और उसके लिए कोई क्वेरी आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो क्वेरी आ रहा है वो फॉरवर्ड हो जाएगा 8.8.8.8 के लिए। अभी ये जो डिवाइस है, ये जब भी DNS क्वेरी भेजेगा, इसमें हमने क्या किया है, कॉन्फ़िगर करके, ये DNS सर्वर का आप मान लो 10.1 है आईपी, हमने यहाँ पे DNS जो सर्वर का इंफॉर्मेशन होता है उसमें हमने 10.1 रखा है। तो ये डिवाइस क्या करेगा, जब भी किसी भी डोमेन में आप एंट्री करोगे ना, एक DNS क्वेरी जनरेट कर लेगा, किसके पास भेजेगा उस क्वेरी को, 10.1 के पास भेजेगा। इसका आईपी आप 20.1 मान लो। ठीक है, ये क्या करेगा, 10.1 के पास भेजेगा, मतलब ये DNS सर्वर के पास ये DNS क्वेरी आ गया। अभी इसने रिक्वेस्ट किया www.google.com, और ये मेरा लोकल DNS के पास कोई www.google.com के लिए एंट्री नहीं था, तो वो क्या करेगा, ये जो क्वेरी अभी आया ना DNS क्वेरी, ये जनरली मेरा क्या होगा, UDP बेस्ड बनेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, UDP को यूज करके ये DNS क्वेरी को जनरेट करेगा। लेकिन जब भी ये सर्वर के पास ये एंट्री नहीं है, तो ये सर्वर क्या करेगा, जब बाहर भेजेगा उस DNS क्वेरी को ना, जब DNS फॉरवर्डिंग यूज करके वो बाहर भेजेगा, तब वो क्या करेगा, इस क्वेरी को भेजेगा, जब सेम क्वेरी को ये जब पास कराएगा ना, तो ये क्या करेगा, उसे TCP यूज कर लेगा। ठीक है, पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले एक आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगा, फिर उसके बाद जो भी मैसेज इसने भेजा था, 20.1 ने भेजा था, उसी मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो आपका DNS क्या करता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो TCP और UDP बहुत को यूज करता है। ये UDP इसलिए जनरली ये यूज करता है क्योंकि DNS में भी आपका कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे है ना, आपके पास अगर कोई DNS क्वेरी आ रहा है
उसके बाद डीएनएस के पास भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसका रिप्लाई करने के लिए। अगर गलती से वो रिप्लाई मिस भी होता है तो डीएनएस फिर से रिट्राइव कर लेता है, इसीलिए उसको यूडीपी बेस बनाया गया था। लेकिन जब भी आपका क्वेरी जो है ना आपका लोकल सर्वर से लेकर आपका बाहर जा रहा है किसी भी सर्वर के पास, तो उस केस में ये टीसीपी यूज कर लेता है, क्योंकि उस केस में वो थोड़ा सिक्योर बनाता है, क्योंकि बाहर जाने की कोशिश होता है ना। तो डेटा सिक्योरिटी के लिए और आपका रिलायबल डोमेन का जो भी क्वेरी आपने भेजा उसका रिप्लाई के लिए वो टीसीपी को यूज करता है। तो आपका हालांकि डीएनएस और बोथ के लिए यूडीपी और टीसीपी के लिए ये सेम ही प्रोटोकॉल यूज करता है 53। कहीं पे भी आपको डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 53 मिलेगा देखने को किसी टीसीपी और यूडीपी पैकेट के अंदर या फिर हेडर में, तो आप समझ लेना ये क्या कर रहा है, आपका डीएनएस को यूज कर रहा है। डीएनएस में किसी के पास कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है? हालांकि आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना आपको डीएनएस के बारे में और भी क्लियर पता चलेगा। हालांकि डीएनएस एक सर्वर का पूरा पार्ट है, और वैसे भी मैं अगर बताऊं तो मेरे को भी पूरा डीएनएस नहीं आता है। डीएनएस में भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं पढ़ने के लिए। सर्वर के ऊपर अगर आप देखोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। एक डीएनएस आपका पूरा एक बुक बन जाएगा। हालांकि नेटवर्किंग में हमारे पास उतना होता है। हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा कि डीएनएस एंट्री हम कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा चीज़ हम ट्राई करेंगे, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा डीएनएस एंट्री बना के, ठीक है। तो उसके बाद एक हमारे पास प्रोटोकॉल होता है एनटीपी। हालांकि एनटीपी भी आपका एक क्लास होता है जो कि सीसीआई में आपके पास आते हैं। तो ये बस इसके लिए एक इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा। ये भी आपका एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, और इसका फुल फॉर्म आपका होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आपके डिवाइसेस को टाइम जो होता है ना, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन, टाइम जोन, डेट वगैरह हो गया, डेट टाइम, टाइम जोन, ये सारे इंफॉर्मेशन डायनामिकली या फिर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। क्यों हम इसको यूज करते हैं, अब देखो क्या होता है ना, आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा भी 1000 नंबर ऑफ डिवाइसेस देखने को मिल सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, हर एक डिवाइस में अगर आप बैठ कर टाइम को कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका सेकंड का भी फर्क आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा। तो आपका क्या होता है, बेसिकली हम टाइम क्यों देखते हैं, आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह अप्लाई करने से पहले हर एक डिवाइस में आपका क्या होना चाहिए, सेम टाइम जोन होना चाहिए, सॉरी टाइम जो होता है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, जब भी आप किसी डिवाइस का कोई लॉग चेक करते हो ना, मतलब किस डिवाइस में क्या दिक्कत है, तो उस केस में आप क्या करते हो, उसमें आपको लॉग जो दिखाता है वो टाइम के हिसाब से आपको दिखाता है, ठीक है। एरर वगैरह जब भी किसी डिवाइस के ऊपर एरर वगैरह आ गया ना, तो आप क्या करते हो, उस एरर को पहले चेक करते हो, फिर उसके बाद आप ट्रबल शूट करते हो। तो उसमें आप वो एरर कब आया था, अगर आपको टाइम सही से पता नहीं चलेगा कौन से डिवाइस के ऊपर, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो सिसलॉग वगैरह एक प्रोटोकॉल होता है। तो सिसलॉग वगैरह क्या करते हैं, उनके लिए हम सर्वर अलग से रखते हैं। जो अपना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो क्या करता है, उस सर्वर के ऊपर बैठ के हमेशा चेक करता रहता है कौन सी डिवाइस में मेरा इशू है। मतलब मेरे कंपनी में अगर या फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 नंबर ऑफ डिवाइसेस है, सारे डिवाइस में मैं क्या करूंगा, सिसलॉग कॉन्फ़िगर करूंगा, और एक ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बस के बैठ के क्या करेगा, उस सिसलॉग सर्वर के ऊपर मॉनिटर करता रहेगा कि कौन से वाले डिवाइस पे क्या इशू है। आप मान लो गलती से अगर किसी डिवाइस में टाइम अलग सा है, किसी दूसरे डिवाइस में टाइम अलग सा है, गलत है, तो उस केस में आपको लॉग भी गलत टाइम के साथ दिखाएगा ना। आपके सर्वर का टाइम कुछ अलग है, लॉग आपका कुछ अलग टाइम पे आ रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कब कौन से डिवाइस में क्या एरर आया था, किसी ने क्या चेंजेस किया था। तो इसीलिए आपके हर एक डिवाइस में एक टाइम जो होता है ना, वो परफेक्ट होना चाहिए या फिर एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जो कि एनटीपी करके होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपका हेल्प करता है हर एक डिवाइस को ऑटोमेटिकली टाइम प्रोवाइड करने के लिए। और आपका ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल या फिर डिजाइन आप मान सकते हो। इसमें क्या होता है, आपके पास एक एनटीपी सर्वर होता है और आपके सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो एनटीपी क्लाइंट बन जाते हैं। हर एक क्लाइंट क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं टाइम के लिए, और एनटीपी सर्वर आपको हर एक डिवाइस में क्या करता है, टाइम के इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है, ताकि आपके सारे डिवाइस में जो है टाइम के इन्फॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट बना रहा है। तो ये बेसिकली आपका इसका पोर्ट नंबर आपका होता है 123 जीसा नंबर, इट यूज यूडीपी, और ये आपका यूज होता है इट यूज टू ठीक है। ये क्या करता है, आपका टाइम रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होता है ना, ये इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है, या फिर इट असाइन टाइम इंफॉर्मेशन टू डिवाइसेस, आप ऐसा मान सकते हो।
और ये आपका ये आपका क्लाइंट सर्वर बेस पे काम करता है, ठीक है। और आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है SNMP। इसका फुल फॉर्म आपका होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आप थोड़ा ये जो फुल फॉर्म वगैरह मैं लिख रहा हूँ ना, इसको नेट से या फिर बुक वगैरह से थोड़ा आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि हो सकता है कभी मैं भी गलत बन जाऊँ। चीज़ें होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो उस केस में क्या होता है, एक की जगह आप दूसरा बोल देते हो, ऐसा भी होता है दिक्कत। तो ये SNMP आपका होता है, ये किस लिए आप यूज करते हो, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। मतलब आपके पास बहुत सारे नेटवर्क मैनेजमेंट टूल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा SolarWinds वगैरह के नाम आपने सुना होगा, कि बहुत सारे आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। उस डिवाइस का आप क्या करते हो, आप बैठ के एक जगह पे या फिर एक सेंट्रलाइज सर्वर आपके पास होता है, जिस सर्वर के ऊपर आप बैठ के मल्टीपल डिवाइस, 100 नंबर ऑफ डिवाइस या 1000 नंबर ऑफ डिवाइस के CPU यूसेज, किसी में कोई इंटरफेस डाउन गया कि नहीं, किसी में कोई दिक्कत है कि नहीं, आप एक जगह पे बैठ के मैनेज कर सकते हो या फिर मॉनिटर कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। हालांकि ये SNMP प्रोटोकॉल आपको कॉन्फ़िगर कैसा करना है, क्या करना है, वो भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। बस अभी के लिए आप यही जान लो कि ये क्या किया जाता है, आपका डिवाइस को मॉनिटर करने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। जैसे आपके पास कुछ होते हैं ना CPU यूसेज वगैरह, जो भी चीज़ आपने अपने डिवाइस के ऊपर जो भी चीज़ आप चेक कर सकते हो, उसे सेंट्रलाइज बैठ के मल्टीपल डिवाइसेस के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में आपने देखा है या फिर कहीं पे काम भी आपने किया होगा, तो आपके पास एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसके पास एक SNMP सर्वर होता है। वो क्या करता है, कुछ मॉनिटर टीम वगैरह उसके लिए होता है, जैसे नॉक टीम वगैरह होते हैं ना, तो वो बंदे क्या करते हैं, SNMP सर्वर पे ही वो बैठे रहते हैं और बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं उनके मॉनिटर करते रहते हैं। और इसके जरिए क्या होता है, कोई अगर गलती से कहीं पे आपका एक नेटवर्क डिवाइस डाउन चला गया या फिर कुछ उसका CPU यूटिलाइजेशन जो हाई वगैरह हो गया, तो उनको पता चल जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बता देते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसमें बहुत सारा आपके पास अगर डिवाइस है, तो उस केस में आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक डिवाइस के पास जाके उसमें क्या दिक्कत है चेक करना हमेशा। तो आप एक सेंट्रलाइज टूल वगैरह यूज कर लो और SNMP का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लो, तो आपका हो गया। तो आपके पास क्या होता है, सारे डिवाइस का जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है ना, एक ही जगह पे आपके पास दिखते हैं। और ये भी आपका क्या होता है, ये पोर्ट नंबर आपका यूज करता है 161 एंड 162। और ये 161 और 162 आपका ये होता है वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो SNMP आपका पहले वाला वर्जन आया था वो टोटली आपका UDP बेस्ड था और ये पोर्ट नंबर 161 को यूज करता था। लेकिन बाद में जब वर्जन नंबर 2 और 3 आया ना, अभी लेटेस्ट 3 चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, दो प्रोटोकॉल नंबर को यूज करते हैं, पोर्ट नंबर को यूज करते हैं, एक 161 एक 162, और वो बहुत TCP और UDP को यूज करते हैं। ये जो यूज करते हैं, ये जब हम SNMP के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्लियर आपको पता चल जाएगा। इसमें एक्चुअली होता है दो तरह का मैसेज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मैसेज रिसीव करना चाहते हो। मतलब अगर आप SNMP हर एक डिवाइस में कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, तो इसमें दो तरह का मैसेज होता है, एक ट्रैप मैसेज होता है, एक इन्फॉर्म मैसेज होता है। अगर आप ट्रैप कॉन्फ़िगर करते हो तो फिर ये UDP बेस्ड UDP को यूज करता है, और अगर आप इन्फॉर्म कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो इन्फॉर्म मैसेज आपका TCP यूज करता है। तो ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो मैसेज कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या फिर आप अपना SNMP को जिस तरह से आप चलाना चाहते हो ना, तो उसमें आप यूटिलाइजेशन के ऊपर अगर आप देखना चाहते हो तो आप UDP बेस पे चले जाओ। अगर आपको यूटिलाइजेशन का कोई दिक्कत नहीं है, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का, तो आप TCP बेस्ड इन्फॉर्म मैसेज यूज कर लो। क्योंकि आप अगर आपके डिवाइस में TCP बेस्ड है ना, तो उस केस में बहुत सारे मैसेजेस आपका जाते हैं। जैसे 3 वे हैंडशेक के लिए 3 मैसेज पहले तो चला गया, उसके बाद UDP बेस है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई ऐसा 3 वे हैंडशेक वगैरह नहीं है, और आपका फास्ट भी होता है। और इसमें क्या है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर मैसेज का गलत हो गया तो इसमें आपका SNMP क्या करता है, एक टाइम इंटरवल में मैसेज भेजता रहता है, जैसे 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में भेजता रहता है।
एक बार आपका एक मैसेज का कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गया या फिर नहीं आया, दूसरी बार आ जाएगा। तो इसलिए जनरली आपको क्या मिलेगा, ट्रैप मैसेज कॉन्फ़िगर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप चाहो तो इन्फॉर्म मैसेज के साथ भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हालांकि ट्रैप आपका यूडीपी बेस्ड है और इन्फॉर्म आपका जो है वो टीसीपी बेस्ड है।